टाटा कम्युनिकेशन इसी इंटरनेट वैन के थ्रू 42 से ज्यादा कंट्रीज को जोड़े हुए नेटवर्क के थ्रू एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी सबसी फाइबर केबल नेटवर्क को ऑपरेट करती है। टाटा ग्रुप की अपनी कंपनी नहीं थी। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भाई टाटा कम्युनिकेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशन की। देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में टाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भाई टाटा कम्युनिकेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। सबसे पहले, टाटा कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन में काम करने वाली कंपनी है। ये कंपनी जिसको हम टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, क्या आपको इसकी हिस्ट्री पता है? टाटा ग्रुप की अपनी कंपनी नहीं थी, मतलब टाटा ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था। कब, कैसे? तो इस कंपनी का नाम पता है आपको क्या था पहले? विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी कि VSNL। और ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती थी। जो इसकी ओनरशिप थी वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में थी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में थी। ये कंपनी बीजेपी के टाइम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस टाइम लीड में थी, उस टाइम श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम में ये कंपनी को टाटा ग्रुप ने खरीदा था। हालांकि वो टाइम ऐसा था जो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में एक नया बूम लाया था। उसके बाद से जो टेलीकम्युनिकेशन का फील्ड है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी थी। वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग हिस्ट्री है। अगर उसके बारे में आप चाहेंगे मैं कभी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये टाटा ग्रुप की खुद की कंपनी नहीं थी। टाटा ग्रुप ने इसको खरीदा था, बाद में VSNL का नाम चेंज करके टाटा कम्युनिकेशन हो गया था। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको यहां पर सबसे मेन पॉइंट बताने वाला हूं। टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी सबसी फाइबर केबल नेटवर्क को ऑपरेट करती है। अब ये सबसी फाइबर नेटवर्क क्या है? क्या है ये सबसी फाइबर नेटवर्क? ये आपको पता होगा या आपने नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक ऐसी लाइन बिछाई जाती है जो समंदर के नीचे बिछाई जाती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में है। सिर्फ यहां पर पर्टिकुलर कुछ देश की बात नहीं कर रहा हूं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये अपने जो भी वायर्स है इंटरनेट कनेक्शन के लिए बड़ी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर्स जो है नेटवर्क के लिए समंदर के नीचे बिछाई जाती है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आज की डेट में सिर्फ समंदर के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसीलिए तो इसको सब सी बोला जाता है। तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 10 लाख किलोमीटर तक ये जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा चुके हैं। उसमें जो टाटा कम्युनिकेशन है मार्केट लीडर है। कैसे? वर्ल्ड का नंबर 1 सबसी फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने वाला है कौन? टाटा कम्युनिकेशन। इसमें नेटवर्क जो है इसका सबसे बड़ा ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो सिंपल सी चीज है, मार्केट लीडर है। कितना बताया मैंने? 10 लाख किलोमीटर का जो फाइबर बिछा हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें से लगभग 2.5 लाख करोड़ सिर्फ टाटा कम्युनिकेशन के थ्रू बिछा हुआ है। सिर्फ, यानी कि आप पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे 25% जो ऑप्टिकल फाइबर है, 20 से 25% वो सिर्फ टाटा कम्युनिकेशन के अंडर में बिछा हुआ है। इतना ही नहीं, टाटा कम्युनिकेशन, मैं भी आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, लेकिन ऐसे भावुक मत होइएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मैं आपको इसके थोड़े से फंडामेंटल भी दिखाऊंगा। जरूरी नहीं सिर्फ बिजनेस मॉडल को देखिए, थोड़ा फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे, ठीक है? तो टाटा कम्युनिकेशन जो है इंटरनेट वैन, आपको पता है वैन क्या होता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इंटरनेट वैन से 42 देशों को जोड़ता है अपने नेटवर्क के थ्रू। देखो, इंटरनेट वैन क्या होता है? 3 कैटेगरी होती है, इंटरनेट लैन, इंटरनेट मैन और एक इंटरनेट वैन। सबसे पहले हम बात करेंगे लैन की। लैन का मतलब हो गया LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि जो लोकल एरिया में जो नेटवर्क चलता है, जैसे मान लीजिएगा एक बिल्डिंग के अंदर जो है इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क चलता है, और इसके अलावा एक घर में चलता है या हॉस्पिटल में चलता है, एक कॉलेज में चलता है, मतलब एक लिमिटेड एरिया में, लोकल एरिया में चलता है, उसको बोलते हैं हम लैन। जो आप देखते होंगे, मैं वाईफाई यूज कर रहा हूं तो मेरा एक लिमिटेड एरिया में जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं हम लैन। दूसरा आता है इंटरनेट मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक क्या होता है? ये छोटे छोटे शहरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसको बोलते हैं मैन।
यानी कि इंटरनेट मैन, और थर्ड आता है इंटरनेट वैन, WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये होता है सबसे बड़ा नेटवर्क जो छोटे छोटे या बड़े बड़े देशों को जोड़ता है या काफी सारे देशों को एक साथ जोड़ता है। और टाटा कम्युनिकेशन इसी इंटरनेट वैन के थ्रू 42 से ज्यादा कंट्रीज को जोड़े हुए हैं नेटवर्क के थ्रू। समझ रहे हो आप, 200 कंट्री हैं, 42 को इसने जोड़ रखा है, वही 20-25% तो खाली पूरी दुनिया में टाटा कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में इसी को लेकर बैठा हुआ है, सिर्फ टाटा कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप देख लो इसके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, Amazon, ये सब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स हैं, ये जो सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब जो भी प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं वो टाटा कम्युनिकेशन के थ्रू ही करते हैं प्राइवेट नेटवर्क में। इसके अलावा ये प्राइवेट नेटवर्क भी प्रोवाइड करती है और पब्लिक नेटवर्क भी प्रोवाइड करती है, जो कि हम लोग जानते हैं। अब यहां पर टाटा कम्युनिकेशन की 2 सब्सिडीज है, वो क्यों है मैं आपको वो भी बता देता हूं। एक है इसकी टाटा कम्युनिकेशंस ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, यानी कि TCTS, ये भी 100% जो है टाटा कम्युनिकेशन की सब्सिडी है। अब ये कंपनी, ये जो काम क्या करती है सब्सिडीज की, ये काम करती है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेज नेटवर्क ऑपरेटर और नेटवर्क आउटसोर्सिंग या कंसल्टेंसी सर्विस, जो टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के थ्रू होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके अलावा दूसरी सब्सिडी देखिएगा, वो बहुत कमाल की है, वो है टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, यानी कि TCPSL। ये कंपनी क्या काम करती है, ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, इंफ्रा सॉल्यूशन में। जैसे ये जो काम करती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, PSU बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, MNC हो गए या कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये जितने भी बैंक्स हैं इनमें सर्विस प्रोवाइड करती है। और इतना ही नहीं, आपने एक ATM जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कभी आप देखें तो ध्यान रखिएगा, इंडिकेश करके एक ATM होता है, वो नेटवर्क पूरा का पूरा टाटा कम्युनिकेशन, यानी कि टाटा कम्युनिकेशन की सब्सिडरी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड जो है वो इसको ऑन करती है, इसको चलाती है। तो टाटा कम्युनिकेशन के अगर हम बिजनेस मॉडल के हिसाब से बात करें तो काफी सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है। अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया कंपनी का मेन सोर्स क्या है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी काम करती है, इसके अलावा ये स्पोर्ट्स में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, ऑटोमोटिव में काम करती है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, जो कि मैंने आपको बताया अभी, जो पेमेंट सर्विस से रिलेटेड उसमें काम करती है। और इसके अलावा रिटेल इंडस्ट्री में भी ये कंपनी काम करती है। तो भाई ये अगर इसके बिजनेस की बात करें तो भाई वर्ल्ड वाइड अपने सेक्टर में सिर्फ इंडिया या एशिया में नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 है। और जो सबसी जो मैं आपको बता रहा हूं ऑप्टिकल फाइबर, उसमें तो भाई इसके आसपास भी कोई कंपनी है ही नहीं। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको नहीं ब्रेक कर पाई हैं, आप समझ सकते हैं यहां पर। लेकिन सिर्फ इतने में खुश होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिएगा, मैंने आपको बताया ना कहां कहां से ये कंपनी किस किस फील्ड में काम करती है। अब अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो ये डेटा बिजनेस की तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस करिए, जिससे इसका अभी फिलहाल 75% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा वॉइस से इसका 15% और अदर से 10% के आसपास इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये चीजें तो हमें पता चल गई। इसके अलावा कंपनी और क्लाउड वगैरह सर्विस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन मेन जो इसका काम है वो सबसे ऑप्टिकल फाइबर और इसके अलावा डेटा एनालिटिक में कंपनी काम करती है। अब फिलहाल के लिए इसके कुछ पॉइंट अब यहां पर चेक करेंगे, इस बेस पर कि हम इससे जो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है वो चीजें भी देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो भाई हां, ये कह सकते हैं कि कंपनी में दम तो है। मतलब आप देखेंगे कुछ पॉइंट तो उसके ऐसे हैं जो वाकई में लोगों को नहीं पता होंगे। बाकी आप चाहें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद नेट पर मिल जाएगी, और मैं फेक इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप विकिपीडिया पे भी जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम सेल्स ग्रोथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे आपको कोई खास देखने को नहीं मिलेगी। मैंने बताया ना इसका बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 साल में सिर्फ 2% की, 5 साल में -1% और 3 साल में 0 है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सिर्फ 1%। सेल्स ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आ रही है। अब इसी के साथ साथ अगर आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में आप देखेंगे 14%, लेकिन 5 साल में -7%। 3 साल का जबरदस्त डेटा है प्रॉफिट ग्रोथ का 173% और लास्ट ईयर का 29% है। तो शॉर्ट टर्म में तो ठीक ठाक नजर आ रहा है प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट CAGR, अगर हम यहां पर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो भाई आपको ये तो पता होना चाहिए ना, CAGR के बेस पे तो करेंगे ना कि हमें कंपनी प्रॉफिट रिटर्न भी अच्छा निकाल के दे सकती है नहीं। तो आप 10 साल का डेटा देखेंगे 22% का CAGR है, जो कि अच्छा है। इसके अलावा आप यहां पर 5 साल का देखेंगे, 5 साल का भी अच्छा नजर आ रहा है 22% का। 3 साल का जबरदस्त है 58% का, लेकिन 1 साल का थोड़ा सा खराब है, नेगेटिव है 23% के आसपास का। तो देखो सेल्स ग्रोथ कोई खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कोई खास नहीं है, लेकिन CAGR इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, बट 1 साल का खराब है। अब वहीं पर अगर हम इसके ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 साल, 5 साल, 3 साल का तो शो नहीं हो रहा है, बट लास्ट ईयर का आप देखोगे बहुत ही कमाल का है। बट वॉलेटाइल डेटा है, ये डेटा मुझे कोई खास इसका नजर नहीं आया। अब यहीं पर बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट देखिएगा, कंपनी के ऊपर 9,122 करोड़ का डेट है, जो कि एक्चुअल में काफी
ज्यादा है, क्योंकि कंपनी सिर्फ 30,000 करोड़ की है, उसके ऊपर लगभग 10,000 करोड़ का कर्ज काफी ज्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपेयर करेंगे, मार्च 2022 में 12,413 करोड़ का कर्ज था, जो घटकर 11,394 करोड़ रहा 2021 में, और अब 2022 में वो भी घटकर 9,122 करोड़ हो चुका है। यानी कि पिछले 3 सालों से कंपनी अपने कर्ज को कंटिन्यू घटा रही है। और एक और प्लस पॉइंट है इसमें, वहीं मार्च 2020 में अगर आप देखेंगे 1563 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स थे, और वो घटाकर उन्होंने सिर्फ -170 करोड़ यहां पर रिजर्व्स बचे 2021 में, और फिर 2022 में वो नंबर जो है पॉजिटिव आ गया। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। वहीं पर एक नेगेटिव छोटा सा पॉइंट है, वो है कि कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट 10,936 करोड़ के हैं। अब ये नेगेटिव कैसे है? वो ऐसे है कि ये भी पिछले 3 सालों से घटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब फिक्स्ड एसेट तो थोड़े से घटे हैं, बट आप रिजर्व देखेंगे, रिजर्व नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए हैं और अपने डेट को भी कम करी। ये एक प्लस पॉइंट है, बट अभी भी काफी ज्यादा इसके ऊपर डेट है। बस वही बात है कि देखो टाटा ग्रुप का भरोसा है, तो इसलिए यहां पर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ये देखिएगा यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब अगर आप नोटिस करेंगे, वैसे तो मार्च 2021 के बाद से स्टॉक के जो प्रमोटर्स हैं वो स्टेबल नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे उसमें 55.94% स्टॉक के जो है प्रमोटर्स के पास है, उसमें 2.92% जो है वो उनके प्लेज हैं। टोटल 58.86% स्टेक है प्रमोटर के पास, जिसमें से 55-56% जो है उनके अपने पास है, लेकिन 2.5% 3% के आसपास प्लेज है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इसके अलावा अगर आप यहां पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यू अपने स्टेक को बढ़ा रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा वहीं पर डीआईआई की बात अगर हम करेंगे, तो डीआईआई भी यहां पर पिछले 4-5 क्वार्टर से कंटिन्यू स्टेक को बढ़ा रहा है। डीआई भी बढ़ा रहा है, यहां पर एफआईआई भी कंटिन्यू स्टेक को बढ़ा रहा है। और वहीं एफआईआई की बात करें तो एफआईआई कंटिन्यू स्टेक को घटा रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से। डीआई बढ़ा रहा है, लेकिन एफआईआई घटा रहा है। हमेशा अक्सर ऐसे ही होता है, जहां पर एफआईआई घटाता है डीआई बढ़ाता है, जब डीआई घटाता है तो एफआईआई बढ़ाता है। ये अक्सर होता रहता है। बाकी का 10% के आसपास यहां पर रिटेल इन्वेस्टर के पास देखने को मिल रहा है। अब ये तो चीज ठीक है, ये तो हमें सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। अगर आप कंपेयर करेंगे 2019 से, तो 2019 में 75% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी, जो अब 2022 में सिर्फ 58.86% बची है, जिसमें से भी लगभग 3% प्लेज है। तो ये छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक में। अदरवाइज वैसे बैलेंस शीट भी इसकी कोई इतनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट ये है कि चलो फिर भी रिजर्व जो नेगेटिव में तो पॉजिटिव में आ चुके हैं, और इसके अलावा फिक्स्ड एसेट भी ठीक ठाक है, और कर्ज भी इसका घट रहा है, बट फिर भी अभी काफी ज्यादा है। तो देखो अगर हम बिजनेस मॉडल के हिसाब से बात करें, तो बिजनेस मॉडल इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके बेस पर आप बिल्कुल ये समझ के चल सकते हैं कि कंपनी में फ्यूचर तो नजर आ रहा है। इवन देखो ऑप्टिकल फाइबर के अलावा डेटा सर्विस में भी कंपनी आ रही है, उसमें भी काफी अच्छा इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो वैसे देखा जाए बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है। मतलब कुल मिला के कंपनी में दम है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो थोड़ी स्लो चलती है, वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप तेज रिटर्न चाहते हैं, आप फास्ट रिटर्न चाहते हैं, आपको बहुत कम समय में अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो शायद टाटा कम्युनिकेशन आपके लिए नहीं है। टाटा कम्युनिकेशन अच्छा स्टॉक है, आप बाय करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, बट चलेगा स्लो, तो आपको स्लो फेज करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं तो आपके पास टाटा ग्रुप के और भी स्टॉक्स हैं जो इससे बेस्ट, इससे ज्यादा रिटर्न इससे कम समय में निकाल के दे सकते हैं, आप उनमें जा सकते हैं। बाकी टाटा कम्युनिकेशन के बारे में क्या जो बातें मैंने आपको बताई हैं, वैसे मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती, लेकिन जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको नहीं पता था वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ट्रेडर लकी यहां पर आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है 1-2 दिन के अंदर अंदर। और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा लिंक पर क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।